नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं कि जब ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्किल वर्सेस चांस का अंतर खत्म कर दिया है और तमाम ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे का तत्व लगता है उसे गैम्बलिंग घोषित कर दिया है और इनका मौलिक अधिकार भी छीन लिया है, तो फिर इस परिस्थिति में अब आने वाले सुप्रीम कोर्ट केस में आखिर बचा ही क्या है और क्यों उस केस का हम इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा कि वह कौन से 5 संवैधानिक प्रश्न हैं जिन पर चर्चा आने वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस में होने वाली है। दूसरा, आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से 3 जजेस के बेंच बनने से अभी वह सारे मुद्दे जीवित हैं जिन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले बार अपना मत दे चुका है। इसके अलावा अंत में मैं अपना मत दूंगा कि जो आने वाला केस है उसमें मुख्य बहस का मुद्दा क्या रहने वाला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मसले को। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि वह कौन से 5 संवैधानिक प्रश्न हैं जिन पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के केस में चर्चा होने वाली है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रोगा कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19(1)(g) प्रत्येक नागरिक को किसी भी वैध व्यवसाय, व्यापार या पेशे को करने का मौलिक अधिकार देता है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि सरकार ने बिना पर्याप्त आधार के पूरे रियल मनी गेमिंग सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका तर्क है कि यदि कोई खेल कौशल यानी कि स्किल पर आधारित है और पहले से अदालत उसे वैध मान चुकी है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अनुचित रोक है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि ऑनलाइन रियल मनी गेम से लत, आर्थिक नुकसान और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए सार्वजनिक हित में यह प्रतिबंध आवश्यक था। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि क्या यह प्रतिबंध संविधान के तहत उचित और न्याय संगत माना जा सकता है या नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा है अनुच्छेद 14 का, यानी कि समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ। वर्षों से भारतीय अदालतें स्किल आधारित गेम्स और चांस आधारित गेम्स के बीच अंतर करती रही हैं। कई मामलों में यह माना गया कि यदि किसी खेल में जीत मुख्य रूप से खिलाड़ी के कौशल पर निर्भर करती है तो उसे जुआ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नए कानून ने इस पुराने अंतर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और सभी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर एक समान प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्किल गेम्स और जुए को एक ही श्रेणी में रखना मनमाना निर्णय है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यदि 2 अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि सरकार का यह वर्गीकरण संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। तीसरा मुद्दा है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट की एंट्री 34 के अंतर्गत सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मुख्य रूप से राज्यों को दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संसद ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। उनका तर्क है कि यदि यह विषय मूल रूप से बेटिंग और गैम्बलिंग से संबंधित है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार का। दूसरी ओर केंद्र सरकार का पक्ष है कि ऑनलाइन गेमिंग इंटरनेट आधारित है, यूपीआई इस्तेमाल होता है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन शामिल है जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून आवश्यक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना होगा कि संसद ने अपनी विधायी सीमाओं का यानी कि अपने पावर्स का पालन किया है या उसे लांघ गए हैं। चौथा मुद्दा अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने समय और धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहता है, बशर्ते वह गतिविधि कानून के दायरे में हो। उनका तर्क है कि एक पूर्ण प्रतिबंध केवल गेमिंग कंपनियों की आजीविका ही नहीं छीनता है, बल्कि उन लाखों खिलाड़ियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है जो वैध रूप से स्किल आधारित गेम खेलते हैं।
इस विषय में सरकार का कहना है कि समाज के व्यापक हित और युवाओं की सुरक्षा और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ऐसा पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के यानी कि आर्टिकल 21 के तहत उचित और संतुलित माना जा सकता है। पांचवा और अंतिम बड़ा मुद्दा है एक्सेसिव डेलीगेशन का। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस कानून की धारा 3, 4 और 5 यानी कि प्रोगा कानून के धारा 3, 4, 5 के तहत केंद्र सरकार को यह तय करने की बहुत व्यापक शक्ति दे दी गई है कि कौन सा ऑनलाइन गेम वैध होगा और कौन सा प्रतिबंधित होगा और किस प्रकार उसका रेगुलेशन किया जाएगा। उनका कहना है कि संसद को स्वयं स्पष्ट नीति और मानदंड तय करने चाहिए थे, लेकिन उसने अत्यधिक अधिकार कार्यपालिका को सौंप दिए हैं। यदि अदालत इस तर्क से सहमत होती है तो यह कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का असर केवल गेमिंग कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सही ठहराता है तो भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पर व्यापक प्रतिबंध जारी रहेगा और कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। वहीं यदि अदालत कानून के कुछ हिस्से या पूरे कानून को असंवैधानिक मानती है तो सरकार को नया कानून लाना पड़ सकता है या मौजूदा कानून में बड़े संशोधन करने पड़ सकते हैं। इसका प्रभाव फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी प्रतियोगिताओं के आर्थिक मॉडल और पूरे डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम पर भी पड़ने जा रहा है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और देश भर की गेमिंग कंपनियां, इन्वेस्टर्स और करोड़ों खिलाड़ी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। संभावित तौर पे 5 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली सुनवाई इस बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव लाने वाली है, लेकिन अदालत इन्हीं 5 संवैधानिक प्रश्नों के आधार पर यह तय करेगी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भारतीय संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। अब यह समझने से पहले कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्किल वर्सेस चांस का अंतर ही खत्म कर दिया है और यह कहा है कि अगर पैसे का तत्व शामिल है तो वह गेम गैम्बलिंग कहलाएगा और उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तब इन 5 बिंदुओं पर जिस पर चर्चा होने वाली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसका औचित्य ही क्या रह जाता है। तो इसे समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जजेस की बेंच क्यों बनाई थी, क्योंकि तभी आप आने वाले इस सुप्रीम कोर्ट के महत्व को समझ पाएंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जब किसी कानूनी मुद्दे पर पहले से 2 जजों की बेंच का फैसला मौजूद होता है, लेकिन बाद में फिर उसी विषय पर, ठीक उसी विषय पर कोई बड़ा संवैधानिक या जटिल कानूनी प्रश्न सामने आता है, तब अक्सर मामले को 3 जजों की बेंच के सामने रखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल पुराने फैसलों को दोहराना पर नहीं है, बल्कि यह भी देखना होता है कि बदली हुई परिस्थितियों, नए कानून या नए कानूनी तर्कों के संदर्भ में उस विषय की सही संवैधानिक व्याख्या हुई है या नहीं हुई है, या फिर क्या होनी चाहिए। 3 जजों की बेंच का निर्णय 2 जजेस की बेंच के निर्णय की तुलना में अधिक अथॉरिटेटिव माना जाता है। यदि 2 जजों के किसी पुराने फैसले की व्याख्या को लेकर संदेह हो या नया कानून ऐसे प्रश्न खड़े करते हो, या 3 जजेस के विचार में कोई ऐसा प्रश्न खड़ा होता हो जिन पर पहले विचार नहीं हुआ था, तो 3 जजों की बेंच उन सिद्धांतों को स्पष्ट कर सकती है। यदि उसे लगे कि पहले का निर्णय सही है तो वह उसे और मजबूत आधार दे सकती है। वहीं यदि उसे लगे कि पुराने निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो वह उचित कारण बताते हुए फैसला भी दे सकती है और मामले को इससे भी बड़ी संविधान पीठ के पास भेज सकती है। ये दोनों चॉइसेस 3 जजेस बेंच के पास रहेंगी। अब ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वर्तमान मामले में भी यही कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले विभिन्न मामलों में स्किल गेम्स, व्यापार की स्वतंत्रता और प्रतिबंधों की वैधता पर न्यायालय विचार कर चुका है। अब चूंकि संसद ने एक नया केंद्रीय कानून बनाया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के मामले में एक फैसला दे दिया है जिसमें स्किल वर्सेस चांस के अंतर को खत्म किया गया है और रियल मनी गेमिंग में पैसे का तत्व लागू है, तो उसे गैम्बलिंग बताकर उसके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया है। लेकिन इससे इन 5 बिंदुओं पर जो मैंने आपको बताया है बहस खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह 5 बिंदु अब 3 जजेस बेंच के सामने हैं। अगर इन 3 जजेस के बेंच को लगता है कि वह फैसला सही था, तो यह जजेस
उस फैसले को अपने जजमेंट के थ्रू एक और मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि फैसला सही नहीं है तो फिर उस अनुसार वह कानून की अलग व्याख्या कर सकते हैं, जिससे कि आरएमजी उद्योग को फायदा पहुंचे। और इसीलिए अभी यह तमाम मामले खुले हुए हैं जब तक कि यह 3 जजेस की बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। और आप इस बात को भी समझो कि जो अभी फैसला आया है वह स्टेट के परिप्रेक्ष्य में है, और अब जो फैसला होगा वह सेंटर के परिप्रेक्ष्य में होगा, यानी कि केंद्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य में। तो अभी यहाँ देखने वाली बात है कि इन सारे मुद्दों में से क्या एक सेटल्ड प्रिंसिपल बनता है या फिर क्या चेंजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने नए जजमेंट के थ्रू लाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कहने का तात्पर्य है कि 3 जजेस की बेंच ही यह तय करेगी कि पहले स्थापित कानूनी सिद्धांत इस नए कानून या नए फैसले पर किस प्रकार लागू होते हैं और क्या यह कानून संविधान के अनुरूप है। यही वजह है कि इस मामले की सुनवाई 3 जजों के बेंच द्वारा की जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि स्किल वर्सेस चांस का सिद्धांत अब काफी हद तक स्थापित हो चुका है। अब जो मुख्य सवाल आने वाले केस में बचा है वह यह है कि क्या संसद को पूरे देश में सभी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का संवैधानिक अधिकार है, और क्या ऐसा ब्लैंकेट बैन अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14, 19 और संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की कसौटी पर टिकता है। यही प्रश्न इस नए मामले का केंद्र है, और इसी पर अंतिम फैसला पूरे भारत ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का भविष्य तय करेगा। आशा करता हूं जब कॉज लिस्ट आए तो उसमें 5 अगस्त में केसेस ऊपर की तरफ लिस्ट हो और उस दिन से सुनवाई शुरू हो जाए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।